डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे फॉर्मल रीजनिंग के मुतालिक। फॉर्मल रीजनिंग इट इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, लॉजिकली आर्ग्यूइंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। अब इसमें होता है कि आपके पास आप क्या करते हैं कि आप चीज़ों के मुतालिक सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप मुख्तलिफ किसी चीज़ के गलत या ठीक होने के मुतालिक आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आर्ग्यूइंग लॉजिकली आर्ग्यूइंग मीन कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, जो आर्ग्यू आप कर रहे होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस। उसमें आपके पास उसके कोई एविडेंस होता है, कोई आप कह लें कि कोई रैशनल होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको के यूज करते हुए आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। एंड देन फाइनली यू ड्रॉ दी कंक्लूजन्स, और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे आप क्या करते हैं कि आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, लॉजिकल आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं, एविडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उस एविडेंस की बेस पे आप किसी भी चीज के करेक्ट या इनकरेक्ट होने के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल रीजनिंग। अब ये तो एक थोड़ी सी जेनेरिक डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली हम देख लेते हैं। It involves the application of well-defined rules, principles, and procedures to analyze and draw conclusions about a given problem or situation. ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है। यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि फॉर्मल रीजनिंग क्या है। इसमें आपके पास वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, मतलब आपके पास वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी जिनके मुतालिक के प्रूव हो चुका है कि ये रूल्स करेक्ट हैं। प्रिंसिपल्स वही चीज है, एंड प्रोसीजर्स फिर आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जिनको कि आप यूज करते हुए किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं या किसी भी चीज के मुतालिक कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो वेल डिफाइंड रूल्स है, इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक रूल है कि अगर कोई नंबर जो है वो दैट इज डिविजिबल बाय टू, मतलब अगर उसको दो से डिवाइड करें और आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो आए, तो वो नंबर जो होता है उसको कहा जाता है कि वो इवन नंबर है। तो अब ये एक रूल हो गया ना। तो अब अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं 8, 8, तो इस रूल को अप्लाई करते हुए आप क्या करेंगे? फौरन आंसर कर देंगे कि चूंकि ये आप इसको दो से डिवाइड कर सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय टू, तो इट मींस 8 इज इवन नंबर। तो ये कुछ इसमें होता है, आप रीजनिंग दे रहे होते हैं, आप रीजनिंग की बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। और फिर it is a systematic approach to logical thinking and problem solving using formal systems such as mathematical or logical frameworks। मतलब ये जो रीजनिंग का आपका प्रोसेस होता है ये बेसिकली कोई एडहॉक प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर आपके पास ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके के थ्रू आप क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। और ये जो फॉर्मल रीजनिंग का प्रोसेस है इसमें आप क्या कर रहे होते हैं? आपके पास मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं, मैथमेटिकल आप कह लें कि थेरीज होती हैं, लॉजिकल फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये सब कुछ यूज करके आप क्या कर रहे होते हैं कि फॉर्मल रीजनिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज ऊपर हमने कहा कि लॉजिकल आर्ग्यूइंग, और साथ हमने कहा लॉजिकल थिंकिंग। तो ये लॉजिक क्या चीज है, इसकी हम अगली स्लाइड में डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली फॉर्मल रीजनिंग का जो प्रोसेस होता है ना, इसको परफॉर्म ये जो आप कह लें कि इसकी जो बिल्डिंग खड़ी है, दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। मतलब लॉजिक जो है ना वो बेस है रीजनिंग की। रीजनिंग जो आप कर रहे होते हैं वो हमेशा किसी लॉजिक की बेस पे हो रही होती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि लॉजिक जो है ना, दैट इज लैंग्वेज ऑफ रीजनिंग। यानी आप लॉजिक को यूज करते हुए रीजनिंग का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है लॉजिक। अब लॉजिक क्या होती है? लॉजिक रेफर्स टू ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट गवर्न करेक्ट और वैलिड रीजनिंग। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको पहले बताई कि आपके पास रीजनिंग जो है ना, उसका सारे का सारा प्रोसेस जो है वो दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। और लॉजिक इटसेल्फ क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ, बल्कि इट इज ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इसमें आपके पास प्रिंसिपल्स होते हैं, इसमें आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको कि आप यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज की करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस को प्रूव करने के लिए। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास कि लॉजिक यूजेस सिंबल्स, नोटेशंस एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स। अब लॉजिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ नोटेशंस होती हैं, मुख्तलिफ आपके पास सिंबल्स होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज करते हुए आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
अभी हम इसकी आगे एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लें कि ये जो हमारे पास लॉजिक होती है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को आप मुख्तलिफ सिंबल्स की मदद से या मुख्तलिफ नोटेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको के यूज करके आप क्या करते हैं कि आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब स्टेटमेंट्स हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट भी होती है और कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी हो जाती हैं। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपने जब कंबाइन करना होता है किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या मैथमेटिक्स में, तो डेफिनेटली आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो लॉजिक में न सिर्फ नोटेशंस होती हैं बल्कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। और फिर एक चीज जो इसमें हमारे पास आती है वो है रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस क्या होते हैं? ये बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं कि आप किसी एक चीज की एविडेंस की बेस पे किसी दूसरी चीज के मुतालिक साबित कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मतलब कि आपके पास एक एविडेंस होता है और उस एविडेंस की बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं कि किसी दूसरी भी चीज के ट्रू या फॉल्स होने के मुतालिक रीजनिंग दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास लॉजिक के अंदर आती हैं, और ये क्यों हम यूज करते हैं? टू ड्राइव द कंक्लूजंस। Then it provides a framework for evaluating the logical coherence and validity of arguments. मतलब लॉजिक की मदद से आप evaluate कर सकते हैं कि कोई चीज लॉजिकली कितनी साउंड है या लॉजिक को किस हद तक फुलफिल कर रही है। और इसी तरह आपके पास अगर कोई आर्गुमेंट हो तो आप उसकी वैलिडिटी को प्रूव कर सकते हैं कि वो वैलिड आर्गुमेंट है या इनवैलिड आर्गुमेंट है। और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हमारे पास डिजाइनिंग कंप्यूटर सर्किट्स यानी सर्किट डिजाइन में यूज की जाती है, डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स प्रोग्राम डेवलपमेंट में यूज होती है, और इम्पोर्टेंट जो है वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब आप क्या करते हैं कि लॉजिक की मदद से प्रोग्राम्स जो है आपके पास उनकी करेक्टनेस को प्रूव करते हैं। फिर क्या है कि प्रोवाइडिंग सच ए रिगोरस फ्रेमवर्क मेक्स इट पॉसिबल टू रीजन प्रिसाइजली अबाउट स्टेटमेंट्स मेड इन दी नेचुरल लैंग्वेज। अब होता क्या हमारे पास कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं नेचुरल लैंग्वेज में वो आप जानते हैं कि वो एम्बिगुअस होती हैं, आपके पास उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है और प्रिसाइज वो नहीं होती ना। तो लॉजिक जो है बेसिकली आपके पास ये एक ऐसा रिगरस फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करती है जिसको के यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं उनके मुतालिक भी रीजनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी भी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशंस। देखिए, जब हम फॉर्मल रीजनिंग की बात करते हैं और स्पेशली उसके अंदर हम जब लॉजिक की बात करते हैं तो जो एक टर्म हम कॉमनली यूज करेंगे वो क्या है? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस होती क्या हैं? प्रोपोजिशंस आर द स्टेटमेंट्स दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। अब ये नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोजिशंस दैट इवैल्यूएट टू ट्रू। मतलब ये वो प्रोपोजिशंस हैं जो कि ट्रू होंगी। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, ये प्रोपोजिशन जो है ये ट्रू है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, ये भी ट्रू है। एक साल के अंदर 12 महीने ही होते हैं। एंड 2 + 4 = 6, ये भी ट्रू है। और ये जो नीचे हमारे पास कुछ प्रोपोजिशंस दी गई हैं ये क्या है? दे एवेल्युएट टू फॉल्स, मतलब ये फॉल्स प्रोपोजिशंस हैं। कौन कौन सी? द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऐड अप टू 360 डिग्री, के किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं अगर उनको आप ऐड करें तो वो 360 डिग्री का सम बनता है, ऐसा नहीं होता, वो 180 डिग्री होते हैं। इसी तरह लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके एक्चुअली, तो ये भी फॉल्स है। एंड 2 - 4 = 7, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। अब चूंकि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में तो आपको पता है ना हमारे पास सिंबल्स होते हैं और नोटेशंस होती हैं और एक्सप्रेशंस होती हैं। तो फिर हम करते क्या है कि जो हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये P एक वेरिएबल है या Q एक वेरिएबल है, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी उनको हम मतलब स्टेटमेंट्स के तौर पर नहीं लिखेंगे बल्कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल नेम्स यूज करेंगे। मसलन ये एक स्टेटमेंट है, आई गो शॉपिंग ऑन वेंसडे। अब बाहर तो ये एक आप कह लें कि आपके पास एक प्रोपोजिशन है, ठीक है, एक पूरी स्टेटमेंट है, लेकिन आप इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते।
तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आपने क्या किया, एक वेरिएबल p डिफाइन कर लिया जो कि इस तमाम प्रपोजिशन को, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई गो शॉपिंग ऑन वेंसडे, यहाँ आपको ये बताना होगा, वहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल p यूज कर लेंगे। इसी तरह 102.001 इज ग्रेटर देन 101.31, तो यहाँ पे भी आपको ये एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये सारा एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, क्यू का वेरिएबल यूज कर लेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो प्रपोजिशंस होती हैं वो, या वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिक के अंदर या फॉर्मल रीजनिंग के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं। और वो जो हमने बात की थी ना कि उसमें हमारे पास फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं फिर वो आप इन वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बाज औकात हमारे पास कंप्यूटिंग में या मैथमेटिक्स में ऐसे सिनेरियोज भी आ जाते हैं कि जहां पे किसी भी एक्सप्रेशन को प्रिसाइजली आप कह लें कि एवेल्युएट नहीं कर पाते आप। मसलन एक प्रोग्राम है, वो आप कह लें कि इनकरेक्टली टर्मिनेट हो गया है, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस करने से पहले ही वो कहीं पे आप कह लें कि वो टर्मिनेट हुआ है। तो अब वहां पे आप नहीं बता सकते कि इसकी जो आउटपुट थी वो ट्रू थी या फॉल्स थी। इसी तरह अगर सपोज किसी यूजर ने क्या किया कि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो फिर भी आप नहीं बता सकेंगे कि प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे तमाम सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास थ्री वैल्यूड लॉजिक आ जाती है। अभी तक तो हमने जो बात की थी वो किसकी की थी, दो वैल्यूज की, एवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि या वो प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ऐसे सिनेरियो जहाँ पे आप किसी चीज के मुतालिक ना उसके ट्रू होने के मुतालिक कंक्लूड कर सके, ना उसके फॉल्स होने के मुतालिक कंक्लूड कर सके, तो वहां पे फिर हमारे पास एक थर्ड वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो थ्री वैल्यूड लॉजिक में हमारे पास क्या होता है, ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है और अनडिफाइंड भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।